दोस्तों, आप सभी का प्राचीन भारत की इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्याय 11 जनपद राज्य और प्रथम मगध राज्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था और लोहे के प्रयोग होने के कारण यद्यपि खेती को बढ़ावा मिला, लेकिन वह उस स्तर तक नहीं मिल पा रहा था। तो इसी क्रम में जब लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा तो छठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इसका प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा, जिसके कारण बड़े बड़े प्रादेशिक जनपद राज्यों का निर्माण हुआ। जैसा कि उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि वहाँ पर जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कोई प्रादेशिक भावना उतनी प्रबलता के साथ सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। लेकिन यदि बात की जाए यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बात की तो एक प्रकार से लोहे के व्यापक प्रयोग से जनपद और प्रादेशिक भावना प्रबल होने लगी। लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। योद्धा वर्ग जब महत्वपूर्ण भूमिका में आए, साथ ही साथ खेती के लिए नए औजारों और उपकरणों की भी मदद करने में आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से दी, ठीक है। अब राजा जो था वो सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए क्या करता था, जो फाजिल अनाज होता था वो बटोर सकता था, क्योंकि लोहे के व्यापक प्रयोग से अब राजा धीरे धीरे देखेंगे आप कि वो स्थायी सेना रखने लगा था और स्थायी सेना रखने के साथ ही उनको अब नगद वेतन भी देना पड़ता था, ठीक है। तो उस वेतन की भरपाई जो थी वो कहाँ से करते थे, तो भू राजस्व के रूप में जो अनाज बटोरा जाता था उसके माध्यम से करते थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में खेती वगैरह की जाती थी, लेकिन उसमें अधिकतर जो प्रक्रिया थी वो झूम खेती जैसी आधारित थी। मतलब एक स्थान पर खेती करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना, मतलब उसमें कोई स्थायी खेती वैसी नहीं की जाती थी कि एक स्थान विशेष पर की जाती थी। लेकिन आगे जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल बढ़ा, वहीं महाजनपद काल आते आते तक, जो 5वीं-6वीं शताब्दी की बात है, उस काल तक जो किसान थे वो एक ही ज़मीन पर स्थायी रूप से खेती करने लगे, क्योंकि सीधी सी बात थी कि उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा था। वो अपने अनाज को शहरों में बेच सकते थे, ठीक है। शहरों को अपने कार्यकलाप का आधार बनाकर राज्यों को खड़े होते देखे लोगों में प्रादेशिक भावना भी प्रबल होने लगी। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति हुआ करती थी, अब वह उनके जनपद या स्वयंभू के भूभाग के प्रति होने लगी। लोहे के प्रयोग के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जनपद, महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि कुछ महाजनपदों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये मानचित्र लगाया गया है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे अंग महाजनपद है, बज्जी है, वैशाली, ठीक है, एक है, फिर काशी, वत्स, चेदी, ठीक है, कौशल, मल्ल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अर्मक, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सभी जनपद, महाजनपदों के बारे में यहाँ डायग्राम में बनाया गया है। अब देखते हैं महाजनपदों को एक एक करके। तो बुद्ध के समय हमें 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं। ये जो महाजनपद कहलाते थे, इसमें अधिकतर जो राज्य थे वो विंध्य और उत्तर के थे, ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से बिहार तक फैले थे। तो आपको एक यहाँ से क्रम देखने को मिल रहा होगा कि ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर कहाँ तक फैले गए हैं, बिहार तक फैले गए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व से शुरू करने पर अंग जनपद जो था वो पड़ता था। सबसे पहला जनपद यदि पूर्व से शुरू की जाए तो सबसे पहला जनपद कौन सा है, अंग जनपद है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी। जो आज का भागलपुर और मुंगेर एरिया है वहाँ पर अंग जनपद पड़ता है और इसकी राजधानी चंपा है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी जनपद है और उसकी जो राजधानी है उसको अलग से लिख दिया है, तो आपको एकदम फैक्ट याद रहे। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि वो सुमेलित करने के लिए दे देता है कि कौन सा जनपद और उसकी राजधानी जो है वो गलत सुमेलित है, ठीक है, करेक्टली नोट मैच्ड है। तो अंग जनपद है, उसकी राजधानी चंपा है, जहाँ ईसा पूर्व 6वीं सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। आगे बताया गया है यहाँ पर एक और शक्तिशाली राज्य मगध के बारे में। मगध जो है वो पटना और गया जिले, शाहदाबाद के कुछ हिस्से का आसपास है। तो ये मगध जिला है और ये महाजनपद था उस समय। यह अपने समय का सबसे प्रमुख महाजनपद है, ठीक है। आगे एक और तिरहुत प्रमंडल में बज्जियों का राज्य के बारे में बताया गया है। तो आपने देखा यहाँ पे बज्जी है, ये पहले इसको तिरहुत प्रमंडल कहते थे। तो आपसे यदि पूछा जाए कभी कि तिरहुत प्रमंडल का संबंध किस एरिया से है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, जो गोरखपुर वाला एरिया है वहाँ के एरिया को तिरहुत प्रमंडल कहते थे, ठीक है। यह 8 जनों का एक संघ था।
तो बज्जी जो था वो 8 जनों का एक संघ हुआ करता था। इसमें सबसे प्रबल जो था वो था लिच्छवी, ठीक है। और लिच्छवी जो है किसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी भी लिच्छवी की थी, वैशाली। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। इसमें पुराणों में वैशाली को अधिक प्राचीन नगर बताया गया, लेकिन इसके जो साक्ष्य है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वैशाली के पश्चिम में था काशी जनपद, और काशी जनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। आगे जाकर क्या किया गया कि काशी जनपद ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, किसके सामने, उसने कर दिया कौशल के सामने। और कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह जो कौशल महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा बहराइच जिलों के सीमा समेत स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल जो महाजनपद था उसमें बहुत सारे गणराज्य थे छोटे छोटे, तो उसमें से ही एक गणराज्य कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु जो था वो शाक्यों का गणराज्य था। जब आपने अभी बुद्ध धर्म पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कपिलवस्तु के बारे में, और कपिलवस्तु जो था वो शाक्यों का गणराज्य था। और गौतम बुद्ध भी इसी शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और शाक्यों की जो राजधानी है वो क्या है, वो थी लुम्बिनी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लुम्बिनी कहाँ पे है, ये है नेपाल में, ठीक है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि एक जनपद की, महाजनपद की भी चर्चा की गई है, वो है मल्ल महाजनपद, और इसकी राजधानी थी कुशीनारा, ठीक है। मल्ल जनपद जो था वो कौशल के एकदम पड़ोस में था, और उसकी राजधानी का नाम था कुशीनारा। वहीं यदि पश्चिम की ओर आने पर यमुना के तट पर एक और महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, और वह है वत्स। और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, ठीक है। और ये इलाहाबाद के आसपास जो था वो था। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी की किलेबंदी भी देखने को मिली है राजस्थान की राजधानी की कौशाम्बी में, ठीक है। आगे यहाँ पर एक और राज्य की चर्चा की गई है, अवंती। अवंती राज्य जो है वो मालवा मध्य प्रदेश वाला एरिया है, और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण नगर थे। कौन कौन से नगर थे, एक था उज्जैन और एक था महिष्मती। जो उज्जैन था वो आकर जाकर महिष्मती से अधिक शक्तिशाली और प्रबल हो गया था। तो और ये जो महाजनपद जनपदों का इतिहास है वो एक प्रकार से देखा जाए तो आपसी संघर्ष का इतिहास रहा है। और यह संघर्ष का इतिहास जो है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार एक मगध साम्राज्य बनने की कहानी तक चला। मतलब ये सभी राज्य जो थे आगे जाकर मगध राज्य का हिस्सा बन गए, क्योंकि मगध राज्य के पास कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसे संसाधन और कुछ इस प्रकार की व्यवस्था परिस्थिति थी जो इन सभी राज्यों को सम्मिलित करने की अपने आप में शक्ति रखता था। यहाँ पर हम देखेंगे कि मगध राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस शासक का उल्लेख मिलता है वो है बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में मगध विशिष्ट शक्ति प्राप्त कर चुका था, ठीक है। बिंबिसार जो था वो एक हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, और ये बुद्ध के समकालीन भी था। क्योंकि आसपास छोटे छोटे जनपद थे तो बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना तो की गई, लेकिन मगध को शक्तिशाली और खुद के शासन को स्थायी बनाने के लिए उसने अलग अलग साम्राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे हम मिडिवल इंडिया में जब अकबर को के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति, या फिर समुद्रगुप्त की यदि देखा जाए तो समुद्रगुप्त भी वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो इसी प्रकार वैवाहिक संबंध जो थे वो किसी भी प्रकार से युद्ध को टालने और आपसी संबंधों को अच्छे करने और अपनी शक्ति को बढ़ोतरी करने का एक साधन हुआ करते थे। इसी क्रम में बिंबिसार ने तकनीक को अपनाया। तो उसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से सबसे पहले उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया, और इसके बदले में उसे काशी से 1 लाख रुपए की आय प्राप्त होने लगी। दूसरा विवाह उसने किया वैशाली गणराज्य के लिच्छवी गणराज्य से, और इसमें किया उसने चेलन्ना से विवाह किया, और इसी चेलन्ना के माध्यम से उसे अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ। तीसरा किया उसने मद्रकुल आज का पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है, यहाँ पर एक विवाह उसने किया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मगध साम्राज्य के विस्तार भी उसने किया, और उसके जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था जो बिंबिसार का, वो कौन था, वो था अवंती। अवंती उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी।
और अवंती उस समय जो राजा था अवंती का वो था चंद्रप्रभुत था। लेकिन दोनों राष्ट्रों के द्वारा आपसी लड़ाई वगैरह सब हुई, लेकिन बाद में जाके मित्रता हो गई। और आप देखेंगे कि जब चंद्रप्रभुत की एक बार बीमार पड़ा था तो उसके लिए बिंबिसार ने अंतिराज के अनुरोध पर किसको, राज्यवेग को, जीवक को भी कहाँ भेजा था, चंद्रप्रभुत की सेवा के लिए भेजा था। ठीक है। अब आगे जाके देखेंगे कि मगध जो साम्राज्य था उसकी यहाँ पर राजधानी कौन सी थी। पहली राजधानी राजगीर में थी, जिसे उस समय गिरिव्रज कहते थे। ठीक है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया और उसको उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया। अब अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। और अजातशत्रु जो था वो किसी भी प्रकार से संबंधों पर विश्वास नहीं करता था। उसने, आप देखेंगे कि कौशल के साथ भी युद्ध किया। ठीक है। आगे जाके वो वैशाली के साथ भी युद्ध किया उसने। और इसी क्रम में उसने लिच्छवी कुल की राजकुमारी से जो वैशाली था उस पर भी हमला किया। तो और वैशाली को नष्ट करने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 16 साल का लंबा अरसा उसे लगा इसको कार्य को करने में। ठीक है। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती शासक सबसे शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर हमला करने की धमकी देने लगे। इसी खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी भी की थी। ठीक है। आगे देखेंगे कि अजातशत्रु के बाद जो अगला शासक बना वो था उदयन। ठीक है। उदयन गद्दी पर बैठा और इसने अजातशत्रु को मार के गद्दी पे बैठा था। उसने पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाया था जिसे पाटलिपुत्र कहते थे। और आगे जाकर उसने इससे अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाई थी। ठीक है। उदयन के बाद जो अगला राजवंश आया, मतलब आपने सबसे पहला भी पढ़ा कौन सा, हर्यक राजवंश। यदि क्रम में जमाने को दे तो पहला पढ़ा आपने हर्यक राजवंश और दूसरे नंबर पे भी हम देखेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है। तो दूसरा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश शासन शुरू हुआ। वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। तो शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी, वैशाली। ठीक है। और हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, हर्यक वंश की राजधानी हमने देखी अभी गिरिव्रज या राजगीर या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है। अवंती की शक्ति को तोड़ देना इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो काम हर्यक वंश नहीं कर सका वो आगे जाके शिशुनाग वंश ने किया और उसने अवंती की शक्ति को तोड़ दिया। ठीक है। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच जो 200 साल पुरानी शत्रुता थी वो अब समाप्त हो गई। इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत में समय तक ये बना रहा। शिशुनाग के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। तो शिशुनाग वंश खत्म, इसके बाद आए नंद वंश। तो नंद वंश यहाँ पे शासन में आया। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। ठीक है। कौन, नंद वंश। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने उस समय पंजाब पर हमला भी नहीं करने की मानी और ये अपने आप को एकराट कहते थे। इनके द्वारा कलिंग पर भी कब्जा किया था और कौशल को भी हत्या लिया गया था। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। इनकी सेना में 2,20,000 घुड़सवार, हाथी वगैरह सब थे। तो सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना के लिए एक कर संग्रह प्रणाली भी इनके साथ रही होगी। और आगे जाके नंद शासक भी दुर्बल हो गया और उसका स्थान मौर्य वंश के शासन ने ले लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण मगध को सफलता प्राप्त हुई। ठीक है। तो भारत ने सबसे बड़े राज्य की स्थापना किसने की, सबसे बड़े राज्य की स्थापना करने में शासकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बहुत सारे शासक थे। हुमायूं था, लेकिन हुमायूं जो था वो शेरशाह सूरी से भी हार गया था। लेकिन आगे जाके देखेंगे अकबर की सुदृढ़ नीति के कारण और मजबूती के कारण वो साम्राज्य भारत में लगभग 200 सालों तक टिका रहा। ठीक है। तो इसी प्रकार जब मगध साम्राज्य की बात आती है तो उसमें भी शासकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें आपको बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास मिलेंगे जिसने इस साम्राज्य को विस्तार किया और उसको मजबूत भी बनाया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोहे का प्रयोग, क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति उपयुक्त थी लोहे के प्रयोग के कारण, क्योंकि आसपास इनकी राजधानी के आसपास अवंती था। ठीक है। और जो आपका दक्षिण में बिहार और झारखंड वाला एरिया है वहाँ से भी इनको लोहा प्राप्त हुआ करता था। लोहे की प्राप्ति के कारण
ये प्रभावशाली उपकरण बना सके, हथियार बना सके। इनके द्वारा सेना स्थायी रूप से रखी गई। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ था कि इसी लोहे के प्रयोग के कारण यहाँ पे आपको कृषि में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे कर संग्रह प्रणाली बढ़ेगी और इनको उससे चीज़ों से राजस्व भी प्राप्त हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि यहाँ पर बताया गया है कि मगध की दोनों राजधानियाँ, एक राजधानी थी राजगिरी और दूसरी थी पाटलिपुत्र, वो दोनों ही राजधानियाँ सामरिक दृष्टि से अत्यधिक सुरक्षित थी। ठीक है, किलेबंद शहर के रूप में प्रकृति काम करती थी। जो राजगिरी है वो 5 श्रृंखलाओं, मतलब 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, उससे सुरक्षा हो जाती थी। जबकि पाटलिपुत्र की बात की जाए तो एक प्रकार का जलदुर्ग था, क्योंकि पटना की स्थिति अवैध हो गई और सोन और गंगा इसके पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर घेरे थी और दक्षिण में पुनपुन नदी इसमें घेरे थी। ठीक है, इस प्रकार पाटलिपुत्र सही मायने में एक जलदुर्ग था। उन दिनों इस नगर पर कब्जा करना आसान नहीं था। ठीक है, आगे चौथा कारण बताया गया है कि यह जो मगध वाला साम्राज्य है ये मध्य गंगा के मैदान के आसपास का एरिया है और एक प्रकार से ये उर्वरक प्रदेश था जहाँ पर चावल की खेती की जाती थी और इसे अत्यधिक उत्पादक भी बनाया गया था। पांचवा कारण यहाँ पर दिया गया है कि मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ पहुँचाया। और जब आपने सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा तो इसके कारण व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा। व्यापार वाणिज्य में होने वाली बढ़ोतरी का प्रभाव आपको चुंगी प्राप्त हुआ, धन का एकत्रण हुआ, जिसके कारण आपने सेना स्थायी रूप से रखी और इसका उपयोग आपने नए नए उपकरण, हथियार वगैरह खरीदने में, राज्य की किलेबंदी में भी किया। छठवां कारण यहाँ पे दिया गया है कि मगध साम्राज्य को ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने किसी भी राज्य के प्रति युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया। अब हाथियों का प्रयोग के कारण क्या हो रहा था कि जितने भी मजबूत किलेबंदी वगैरह अन्य राज्य करते थे वो उसे ढहा देते थे। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंत में उल्लेखनीय है कि मगध का राज्य जो था वो समाज रूढ़ि विरोधी था और कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए किरात और मगध लोगों को निम्न कोटि के समझते थे। परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हो गया, जिसके कारण समाज में आपस में एक मेलजोल देखने को मिला। ठीक है, तो ये मगध साम्राज्य की स्थिति सुदृढ़ हुई। और एक बार रिकेप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा सबसे पहले हरेक वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था, नंद वंश आया था। ठीक है, एक आपने पढ़ा था बिंबिसार के बारे में जो हरेक वंश का शासन था। ये हमेशा पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन था। इसके वैवाहिक संबंध थे। ठीक है, कौशल प्रसेनजीत की बहन से, वैशाली लिच्छवी से और मद्रकुल पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, वहाँ पे भी ये संबंध बना चुका था। अगला हमने एक महाजनपद पढ़ा था वत्स, जिसकी राजधानी हमने पढ़ी थी कौशाम्बी। एक पढ़ा था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनारा। ठीक है, एक था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? कौशल के सामने। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल का ही एक गणराज्य हमने पढ़ा था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु पर शाक्यों का गणराज्य था, जिसकी राजधानी लुम्बिनी थी। ठीक है, जो आपका वज्जी महाजनपद है वो 8 जनों का संघ था। इसमें सबसे प्रबल जो संघ था वो था लिच्छवी, और लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। इसमें सबसे पूर्व में जो आपका शासन पड़ता है, पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे पूर्व में कौन सा महाजनपद पड़ता है, तो अंग महाजनपद पड़ता है, जिसकी राजधानी थी चंपा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।